तो हमारे चैनल की एक नई वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है, जहां पर आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर हम काफी टाइम से वीडियोस डाल रहे हैं और अब तक हमने इस पर जितनी भी वीडियोस डाली हैं उनके अंदर हमने इसके मांगा के टोटल 65 चैप्टर्स को कवर कर लिया है और इसीलिए आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 66 और उसके आगे की स्टोरी को जानेंगे। वैसे एक बात मैं जानता हूँ कि अभी हाल ही में हमने मांगा के जिन चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है उन चैप्टर्स के अंदर आपको ज्यादा मजा नहीं आया होगा, लेकिन हाँ, आज की वीडियो के अंदर हम जिन चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स की स्टोरी आपके होश उड़ाने वाली है। और इसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो मैं इस बात को शर्त लगा के कह सकता हूँ कि हम जो अगली वीडियो डालेंगे उनके अंदर जो मांगा के चैप्टर्स होंगे उनकी स्टोरी तो आपका सर हिला के रख देगी। और वो इसीलिए क्योंकि अब जो मांगा के अंदर चैप्टर्स आने वाले हैं उनके अंदर काइजूस की बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। सो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे चैप्टर्स को जरूर देखना। और हाँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और हमने वीडियो पर 3000 लाइक्स का एम रखा है, इसीलिए जल्दी से इस एम को भी पूरा कर देना। बाकी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स के अंदर काइजू नंबर 8 जरूर लिखना। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रेनो इचिकावा इहारू की मदद से बेस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और बेस मॉन्स्टर को मारने के बाद ही रेनो काइजू नंबर 6 के सूट को पहनने के लिए ऑफिशियली सिलेक्ट हो जाता है। इधर यूनिट 1 के अंदर जैसी बात काफका को पता लगती है वैसे ही वो भी रेनो के लिए काफी खुश होता है, लेकिन उसके साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि उसके सारे दोस्त उससे काफी आगे निकल चुके हैं और वो अकेले ही है जो कि काइजू नंबर 8 की पावर्स के बिना कुछ भी नहीं है। एंड इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो बिना काइजू नंबर 8 के भी स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड अपने ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए भी खुद को पावरफुल बनाएगा। और फिर इसके लिए उसी रात से वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब काफका फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है तभी काफका से मिलने के लिए वाइस कैप्टन सोशिरो आता है और यहाँ पर वाइस कैप्टन काफका से कहता है कि काफका जितनी बार भी काइजू बन रहा है उतनी बार उसकी बॉडी काइजू जैसी बनती जा रही है और इसीलिए एक टाइम ऐसा भी आएगा जब काफका फिर से इंसान ही नहीं बन पाएगा। और इसीलिए वाइस कैप्टन काफका से कहता है कि उसे काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी जिए और रही बात काइजू नंबर 9 की तो उसे वो संभाल लेगा। लेकिन यहीं पर ही काफका वाइस कैप्टन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्तों पर कभी भी कोई आंच नहीं आने देगा और इसीलिए जब भी दूसरों को जरूरत होगी तब वो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होकर ही रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर काफका के इस जुनून को देखते हुए वाइस कैप्टन सोशिरो उसे काइजू बनने से बचाने का फैसला करता है और फिर इसके लिए वो काफका से कहता है कि अब से वो काफका को ट्रेनिंग देगा और काफका को हैंड टू हैंड फाइट करना सिखाएगा। अब आगे तो चैप्टर नंबर 66 के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो काफका को अपने साथ एक टेंपल के पास लाता है। अब इस टेंपल के एरिया को काफका ने पहले कभी नहीं देखा होता है और इसीलिए वो बड़ी हैरानी से वाइस कैप्टन सोशिरो से पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। ये सुनकर वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से कहता है कि ये रियोने श्राइन है। असल में काफका तुम तो जानते ही हो कि हम ह्यूमंस और काइजूस की फाइट आज से कई सदियों पहले से चलती आ रही है और इसीलिए आज से कई सेंचुरीज पहले ईडो पीरियड के अंदर जितने भी सोल्जर्स और वॉरियर्स ने काइजूस से लड़कर अपनी जान गंवाई थी उन सभी योद्धाओं को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि वाइस कैप्टन सोशिरो जिस ईडो पीरियड की बात कर रहे हैं वो जापान का काफी पुराना टाइम है और बेसिकली जापान के अंदर 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के टाइम को ही ईडो पीरियड कहा जाता है। इसके आगे वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से कहता है काफका यहाँ की जमीन के नीचे वो सारे योद्धा हैं और उन सारे योद्धाओं में मेरे पूर्वज भी हैं, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मेरे पूर्वजों ने भी काइजू से लड़ने में अपनी जान गंवाई थी। हालांकि ये वो टाइम हुआ करता था जिस टाइम पर हम ह्यूमंस इतने एडवांस नहीं थे, ना तो हमारे पास कोई एडवांस वेपन हुआ करते थे और ना ही हमारे पास ऐसे पावरफुल सूट्स होते थे जैसे कि आज के टाइम पर है। और इसीलिए उस टाइम पर ये सारे वॉरियर्स तलवारों से लड़ते थे, लेकिन तब भी ये सारे वॉरियर्स इतने बहादुर और महान थे कि उन्होंने उस टाइम पर देश को बचाने के लिए बहुत सारे काइजूस को मारा था। इसके आगे वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से पूछता है काफका क्या तुम उस मेगा मॉन्स्टर के बारे में जानते हो जिसने इसी एडो पीरियड के अंदर हमारे देश पर हमला किया था। ये बात सुनकर काफका वाइस कैप्टन से कहता है हाँ सर, मैं उस मेगा मॉन्स्टर के बारे में जानता हूँ, इस बारे में हमारी स्कूल की बुक्स में भी लिखा हुआ है और इसीलिए मुझे पता है कि साल 1657 के अंदर इसी मेगा मॉन्स्टर ने एडो और कांतो रीजन को जलाकर रख दिया था और इसने जो तबाही मचाई थी वो उस टाइम पर इतिहास की सबसे बड़ी तबाही थी। ये सुनने के बाद वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है हाँ बिल्कुल सही काफका, उस टाइम पर मॉन्स्टर से लड़ने का हमारा तरीका बहुत पुराना था और उस टाइम पर हम आज की तरह एडवांस भी नहीं थे। और वैसे तुम जानते हो काफका, वो जो लड़ाई हुई थी वो इसी जगह पर हुई थी और उस मेगा मॉन्स्टर की वजह से उस टाइम पर जितने वॉरियर्स मारे गए थे उतने इतिहास के अंदर कभी नहीं मारे गए हैं और इसीलिए उन सारे योद्धाओं को सम्मान देने के लिए उन सबकी श्रद्धांजलि यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो धीरे से अपनी जैकेट को उतार देता है और फिर वो अपने मसल्स को टाइट करते हुए काफका से कहता है तो चलो आ जाओ काफका, देखते हैं कि तुमने इतनी ट्रेनिंग करके क्या क्या सीखा है। ये सुनकर काफका चौंक जाता है और वो कहता है क्या यहाँ पर? जिस बात पर वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है हाँ बिल्कुल, यहाँ पर फाइट करेंगे और क्या तुम भूल गए हो क्या कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला था और तुम्हें सिखाने वाला था कि फाइट कैसे करते हैं। सो इसीलिए चलो आ जाओ काफका, इस लड़ाई के अंदर ना तो मैं अपना सूट पहनने वाला हूँ और ना ही तुम काइजू में ट्रांसफॉर्म होंगे और ये फाइट हम पूरी तरह से अपने स्ट्रेंथ पर लड़ेंगे, इसलिए देखते हैं कि किसमें कितना दम है और मुझे भी ये पता लग जाएगा कि तुम कितने पावरफुल हो चुके हो। ये बात सुनकर काफका अपनी आंखें बड़ी करता है और वो अपना पंच टाइट करते हुए वाइस कैप्टन से कहता है वाइस कैप्टन अगर ऐसी बात है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, इसीलिए आइए फाइट हो ही जाए। ये सुनकर वाइस कैप्टन धीरे से हंसता है और वो काफका से कहता है क्या बात है काफका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर ये बोलने के बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो और काफका दोनों अपनी फाइटिंग की पोजीशन ले लेते हैं। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो काफका को अपने हाथ से इशारा करता है और उसे खुद पर हमला करने के लिए कहता है, जिसके बाद काफका तेजी से वाइस कैप्टन को पंच मारता है, लेकिन एज ऑफ कोर्स वाइस कैप्टन सोशिरो बड़े आराम से काफका के पंच से बच जाता है। लेकिन आगे भी काफका रुकता नहीं और वो बिना रुके वाइस कैप्टन पर पंचेस मारने लगता है, लेकिन वाइस कैप्टन काफका के सारे पंचेस को डॉज कर लेता है। लेकिन जब काफका ये देखता है कि वाइस कैप्टन उसके सारे अटैक से बच रहा है तभी काफका अपने मन में कहता है कि वाइस कैप्टन
कैप्टन सोशिरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट भी है और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मैं इनके सामने टिक भी पाऊंगा। लेकिन जब काफका ये सोच ही रहा होता है तभी अचानक से उसे एक जोरदार पंच लगता है और ये पंच उसे वाइस कैप्टन ने मारा होता है और काफका के फेस पे जैसे ये पंच लगता है वैसे वो ये सोचता है कि आखिर उसे पंच कब लगा, क्योंकि वाइस कैप्टन इतना फास्ट होता है कि काफका उसके अटैक को देख भी नहीं पाता है। इस हमले से काफका थोड़ा पीछे हो जाता है और वो थोड़ा जमीन की तरफ झुक भी जाता है। लेकिन तभी काफका खुद से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है। वो काफी टाइम से डिफेंस फोर्सेस के अंदर है और अभी कुछ टाइम से उसने यूनिट 1 में रहकर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है, इसीलिए वो ये जानता है कि वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और वो इस बात को यहाँ पर वाइस कैप्टन के सामने साबित करके ही रहेगा। और फिर यह सोचने के साथ ही काफका पूरे जोश में आ जाता है और वो वाइस कैप्टन पर हमला करने जाता है। लेकिन इस बार भी वाइस कैप्टन उसके अटैक से बचता है और वो फिर से काफका के मुंह पर पंच मारता है। काफका तब भी हार नहीं मानता और वो फिर से हमला करता है, लेकिन बार बार वाइस कैप्टन सोशिरो उसके अटैक से बचता रहता है और वो काफका के मुंह पर ही घुसड़ मारता रहता है। अब काफका थोड़ा जख्मी हो जाता है और इसीलिए काफका अपने मन में खुद से कहता है कि इन सबका कोई फायदा नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से बेकार हूँ और इसीलिए बिना काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन काफका होपलेस हो ही रहा होता है कि तभी वाइस कैप्टन सोशिरो से कहता है, काफका तुम तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। काफका जैसी बात सुनता है वैसी वो शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे अपनी बात पर यकीन होता है कि सही में वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसीलिए काफका के अंदर फिर से जोश आ जाता है और वो फिर से पूरी फुर्ती के साथ वाइस कैप्टन पर अटैक करने लगता है। इस बार वाइस कैप्टन काफका के सारे अटैक्स को डॉज करता है और वो काफका से कहता है, क्या बात है काफका, तुम्हारे सारे अटैक्स को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने शायद से एक भी दिन ट्रेनिंग मिस नहीं की है और इसीलिए सही में तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। लेकिन इसके बाद ही वाइस कैप्टन काफका के पेट में एक जोरदार पंच मारता है और पंच मारते हुए वो काफका से कहता है, लेकिन मेरी एक बात समझ लो काफका कि इतनी ताकत से भी कुछ नहीं होगा और इसीलिए तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इस पंच की वजह से काफका काफी पीछे हो जाता है, लेकिन वाइस कैप्टन रुकता नहीं है और वो तेजी से उस पर एक और पंच मारने आता है। लेकिन इस हमले को देखकर काफका अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है और जिस तरीके से काफका ने पंच को रोकने की कोशिश की होती है उसे देखकर वाइस कैप्टन कहता है, ये तुम वैसे ही कर रहे हो जैसा तुमने पिछली बार किया था, सच में तुम काइजू नंबर 8 की पावर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हो। इसके बाद ही काफका को अचानक से याद आता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पर वाइस कैप्टन और उसकी फाइट काइजू नंबर 8 के फॉर्म में हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर भी वाइस कैप्टन के अटैक को काफका ने ऐसे रोका था और इसलिए काफका ये समझ जाता है कि अगर वो मॉन्स्टर नंबर 8 में रहकर ऐसे अटैक्स को रोकेगा तब तो मॉन्स्टर नंबर 8 की पावर से वो अटैक्स को रोक पाएगा, लेकिन अगर उसने ह्यूमन फॉर्म में ऐसा किया तो जाहिर है उसके हाथों को काफी नुकसान हो सकता है और यहाँ पर वाइस कैप्टन उसे यही समझाना चाहते हैं। हालांकि इसके आगे काफका ये देखता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो एक और जोरदार पंच तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस मूव को देखते ही काफका मन में कहता है, क्या ये तो वो वाला मूव है। लेकिन इतने में वाइस कैप्टन सोशिरो इस मूव को काफका के पेट पर मारता है और मूव के लगते काफका को याद आता है कि ये मूव तो चीफ शिनोमिया का मूव है और इसीलिए इस मूव के लगते काफका बहुत पीछे गिर जाता है। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से कहता है, काफका ये है ट्रूप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट और ये एक ऐसी पावरफुल हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक है जिसे हम मॉन्स्टर से लड़ने के लिए यूज कर सकते हैं और जानते हो इस टेक्निक को इस हाउस शिनोमिया ने परफेक्ट किया था। इधर काफका वाइस कैप्टन की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से कहता है, काफका तुम अपने सूट की रिलीज फोर्स को सिर्फ 1% तक ही अनलॉक कर पाए हो और इसीलिए मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम अपने सूट की रिलीज फोर्स को पूरी तरह से कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे और अब जब तुम सूट के पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पाओगे तो जाहिर है कि तुम वेपन्स को भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और इसीलिए काफका मैं तुम्हें किसी वेपन को यूज करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि वेपन को इस्तेमाल करने की बजाय मैं तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट से सिखाऊंगा ताकि तुम हाथों से लड़ाई करने में माहिर बन सको। इसके बाद वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से कहता है, काफका अभी किसी की भी मदद करने के लिए तुम्हें काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, स्पेशली अगर किसी पावरफुल मॉन्स्टर का सामना करना हो तब तो तुम्हारे लिए काइजू नंबर 8 बनना जरूरी हो जाता है और इसीलिए काफका मैं तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखा रहा हूँ ताकि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक तुम्हें काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म ना होना पड़े और तुम अपने ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए भी मुसीबतों का सामना कर सको। और हाँ काफका, अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने का टाइम भी काफी कम हो जाएगा और तुम एक इंसान बने रहोगे। और हाँ काफका, तुम्हारे लिए इंसान बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेशक से हम लोग काइजू नंबर 9 को हरा भी दें तब इस दुनिया से काइजूस की प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाली है। ये काइजूस आज से सालों पहले भी हम पर हमला कर रहे थे और आगे भी हम पर हमला करते रहेंगे और इसीलिए काफका तुम्हें खुद को तैयार करना होगा ताकि भविष्य में भी तुम इन सारे काइजूस का सामना कर सको। और हाँ काफका, एक दिन तो तुम्हें मेरी भी जगह लेनी है। ये बात सुनने के बाद ही काफका वाइस कैप्टन सोशिरो की तरफ देखता है और वो खुद पर भरोसा करते हुए वाइस कैप्टन से कहता है, हाँ सर, आपने जो कहा मैं वैसा ही करूंगा और मैं एक दिन आपकी जगह जरूर लूंगा। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो धीरे से काफका को देखता है और वो जल्दी से काफका को चौक लगा के उसकी गर्दन दबा देता है और काफका की गर्दन दबाते हुए वो उससे कहता है, क्या बे, खुद पे बहुत भरोसा है तेरे को, तू मेरी जगह लेगा है। पर ये सुनकर काफका कहता है, अरे सर, कुछ टाइम पहले आपने तो बोला था कि मेरी जगह ले लियो, तो अब आप मुझे मार क्यों रहे हो। पर ये सुनकर वाइस कैप्टन सोशिरो से कहता है, एक बात कान खोल के सुन ले, मैं अपनी जगह तो तुझे कभी नहीं देने वाला। अब हालांकि मैं आप सबको बता दूं कि वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से ऐसा मजाक कई बार कर चुका है और इन दोनों के बीच ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो काफका को छोड़ देता है और वो काफका से कहता है, जाओ काफका, जाकर आराम करो, क्योंकि वैसे भी थोड़ी देर में यहाँ की सारी लाइटें बंद होने वाली है। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो के जाने के बाद ही काफका खड़ा होता है और वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहता है कि अब मुझे खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और हाँ, अब चाहे कुछ भी हो मैं स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूंगा। और फिर ये बोलकर काफका भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है और अगले दिन की सुबह हम काफका को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करने के दौरान ही काफका अपने मन में वाइस कैप्टन की बातें याद कर रहा होता है, जहाँ वाइस कैप्टन सोशिरो से बता रहा होता है
है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए तुम्हारी बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है और इस टेक्निक की जो शुरुआत होती है वो हमारे पैरों से होती है। इसीलिए इस टेक्निक को सीखने के लिए हमें अपने पैरों में ताकत लानी पड़ती है और फिर उसी ताकत को अपनी पूरी बॉडी में चैनल करके हमें हमला करना होता है। इसके साथ ही काफका ये भी सोचता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो ने उससे कहा था कि वो हर हफ्ते के 2 दिन उसे चेक करने आएगा और जितनी बार भी वो काफका को देखने आएगा तब हर बार उसे काफका के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए। अब इन्हीं बातों को याद करके काफका के चेहरे पर 12 बज जाते हैं क्योंकि जाहिर है उसके लिए ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी। और इसी अगले पल काफका चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पैरों में तो क्रैम्प्स पड़ गए हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर कीकोरू आती है जो कि काफका को इस हालत में देखकर उस पर हंसने लगती है और फिर वो काफका से कहती है तो आखिर तुम ट्रुप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट टेक्निक सीख रहे हो, वैसे अच्छा है क्योंकि ये टेक्निक तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी क्योंकि जाहिर सी बात है तुम वेपन्स यूज नहीं कर सकते। पर ये बात सुनकर काफका को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कीकोरू से कहता है कि तुम जानती भी नहीं हो कि ये ट्रेनिंग कितनी हार्ड है और अगर तुम्हें आसान लगता है तो तुम इसे खुद भी ट्राई करके देख लो। लेकिन ये सुनकर कीकोरू काफका से कहती है कि मैं इस ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ जानती हूँ क्योंकि मेरे डैडी इस ट्रेनिंग को रोज किया करते थे। पर ये बात सुनकर काफका कीकोरू से कहता है क्या चीफ शिनोमिया ने भी ऐसी ट्रेनिंग की थी? अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब तो मैं चीफ से भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा क्योंकि अब तो मुझे चीफ शिनोमिया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन ये बात सुनते ही कीकोरू थोड़ा शॉक होती है और वो अपने मन में सोचती है कि अब शायद काफका सीरियस हो गया है और इसीलिए वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा है। लेकिन इसके बाद ही कीकोरू काफका को उसका फोन देती है और वो काफका से कहती है ये लो काफका, तुम्हारी ट्रेनिंग का तोहफा, ये तुम्हारा फोन है जो मुझे वाइस कमांडर हासेगावा ने दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं फोन तुम्हें दे दूं। अपना फोन अपने हाथों में लेकर काफका काफी खुश होता है और वो खुद से कहता है अरे ये मेरा फोन, ये तो उन्होंने मुझसे ले लिया था जब उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, लेकिन अब क्या वो लोग मुझे ये वापस दे रहे हैं? जो सुनकर कीकोरू कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें फोन वापस मिल चुका है और अब इतने टाइम बाद तुम्हें फोन मिला है तो क्या तुम्हें किसी को फोन नहीं करना? और वैसे भी अपने दोस्तों से बात किए हुए तुम्हें बहुत टाइम हो गया है। इस बात को सुनने के बाद ही काफका सीधा जाता है और अपने फोन को चार्ज में लगाता है और अपने फोन को घूरते हुए काफका कहता है उन सबसे बात करूं, लेकिन बात क्या करूं? लास्ट टाइम पर जब मैंने उन सबको देखा था तब वो सभी मेरी गिरफ्तारी देख रहे थे, लेकिन अब उस बात को 2 महीने बीत चुके हैं। लेकिन हाँ वो लोग अब जान चुके हैं कि मैं काइजू नंबर 8 हूँ, इसीलिए पता नहीं कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। लेकिन ये सारी बातें सोचते हुए काफका अपने फोन को ऑन करता है, पर जैसे काफका का फोन ऑन होता है वैसे उसके फोन पर बिना रुके बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने लगते हैं और काफका भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके फोन के नोटिफिकेशंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और फिर काफका ये देखता है कि उसके डिफेंस फोर्सेस के दोस्तों के ग्रुप में टोटल 503 मैसेज आए हैं और उसके यूनिट 3 के सारे दोस्तों ने उसे मैसेज कर रखा है। लेकिन इन्हें देखकर काफका सोचता है कि क्या उसे मैसेज ओपन करना चाहिए और हाँ मुझे इतने सारे मैसेज क्यों आए हैं? मुझे तो लगता है कि उन सब ने मुझे भर भर के गालियां दी होगी। वो लोग बोल रहे होंगे कि मैं झूठा हूँ, मुझे मार देंगे या मैं बहुत डरावना दिखता हूँ, मैंने उन सबकी बेइज्जती करा दी, मैंने उनका नाम डुबा दिया। वो बोल रहे होंगे कि मैं मॉन्स्टर हूँ इसीलिए मुझे उनसे दूर रहना चाहिए। या शायद ये भी हो सकता है कि मैसेज में उन्होंने ये बोला हो कि मैं काइजू नंबर 9 के साथ मिलकर काम करता हूँ। पता नहीं यार किसने क्या बोला होगा, मुझे तो मैसेज खोलने में बहुत डर लग रहा है। लेकिन काफका ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और क्योंकि अचानक से काफका का फोन रिंग होता है वैसे काफका डर जाता है और उसके हाथ से उसका फोन छूट जाता है, इसलिए फोन नीचे गिरता है। लेकिन तभी काफका देखता है कि उसे रेनो फोन कर रहा है। ये देखकर काफका फोन उठाता है और वो रेनो का फोन काट देता है। लेकिन फोन काटते काफका जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से फोन काट दिया, मैं इतना ज्यादा घबरा गया हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। लेकिन इसके बाद काफका सोचता है कि आज किसी से भी बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है और इसीलिए वो इन सबसे बाद में बात करेगा। लेकिन तभी काफका का फिर से फोन बजता है और इस बार काफका देखता है कि उसे इहारू फोन कर रहा है। हालांकि इस बार काफका फोन पिक कर लेता है और वो फोन पर इहारू से कहता है इहारू कैसे हो, बहुत टाइम हो गया बात किए हुए है ना। लेकिन इसके बाद ही काफका ये देखता है कि वो असल में वॉइस कॉल नहीं बल्कि वीडियो कॉल है और वीडियो कॉल में उसके सामने इहारू नहीं बल्कि रेनो बैठा है क्योंकि रेनो ने इहारू के फोन से वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल पर रेनो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इसीलिए वो काफका से कहता है काफका सर आप मेरा फोन काट रहे हैं और आपने इहारू का फोन तो बहुत जल्दी उठा लिया। पर ये सुनकर काफका कहता है क्या क्या रेनो तुम हो? अरे यार वो तो गलती से फोन कर दिया था। लेकिन इसके बाद ही हम रेनो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में काफका पर चिल्लाते हुए कहता है काफका सर क्या आपको पता है मेरी आपसे 2 महीने से बात नहीं हुई है और मैं जानता हूँ कि डिफेंस फोर्सेस ने आपका फोन ले लिया था, लेकिन आप मुझे किसी और के फोन से भी तो फोन कर सकते थे। पर ये सुनकर काफका कहता है सॉरी रेनो, उन्होंने मुझे मना करा था, वो बोल रहे थे किसी से बात मत करना, इसीलिए मैंने किसी को फोन नहीं किया। पर ये सुनकर भी रेनो गुस्से में रहता है और वो काफका से कहता है काफका सर झूठ कम बोलिए, मुझे लगता है कि आपने कोशिश भी नहीं की होगी। सर आपको पता भी है कि हम लोग आपके लिए कितने परेशान हो रहे थे, आप कम से कम एक बार बात कर लेते तो हम सबको भी तसल्ली हो जाती। पर इन सब के बाद काफका रेनो से कहता है रेनो असल में बात यह है कि मैं डर गया था और मुझे लग रहा था कि सब लोग मेरे बारे में जान गए हैं कि मैं काइजू नंबर 8 हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा था कि सब लोग मुझसे डरेंगे और मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन जैसे रेनो के बगल में इहारू इस बात को सुनता है वैसे वो वीडियो कॉलिंग पर आता है और फिर वो काफका से कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो काफका, हमें उस टाइम पर तुमसे डर तो लगा था और डर लगता भी क्यों ना, तुम आखिर एक मॉन्स्टर जो थे। लेकिन हाँ तुम्हें एक बात बता दूं कि डर लगने में और नफरत करने में दोनों में बहुत अंतर है, इसीलिए हो सकता है कि कुछ लोग तुमसे डरे जरूर हो लेकिन हाँ तुमसे नफरत कोई नहीं करता है। और वैसे भी तुम वो इंसान हो जिसने बिना अपनी परवाह किए हम सबकी जान बचाई थी और इसलिए पूरा यूनिट 3 तुमसे प्यार करता है और सभी लोग तुम्हें अपने साथी के तौर पर देखते हैं, इसलिए समझे तुम हमारे दोस्त हो ना कि कोई दुश्मन। इसके बाद यहीं पर काफका को मीना की कही भी बात याद आती है क्योंकि जब काफका को अरेस्ट किया गया था तब उस टाइम पर मीना ने उससे कहा था कि पूरे यूनिट 3 के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि उससे नफरत करता है और पूरा यूनिट 3 उसे अपना दोस्त मानता है, एक साथी ट्रुप मेंबर। इसके बाद रेनो इहारू के हाथ से अपना फोन लेता है और फिर वो काफका से कहता है सर आपको याद है मैंने उस दिन आपसे कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा और आप एक दिन वापस आएंगे और उस टाइम पर आप पर सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हम सबको भरोसा था। लेकिन इसके बाद ही काफका का फोन
फोन फिर से ऑफ हो जाता है, लेकिन काफका फोन कटने के बाद भी बैठकर अपने फोन को देखता रहता है। कुछ टाइम बाद ही काफका के पास किकोरू आती है और वो काफका से कहती है, काफका जल्दी चलो, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। पर यहीं पर ही वो काफका से पूछती है कि क्या तुमने सबसे बात की, लेकिन वो ये देखती है कि काफका उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन तभी अचानक से काफका किकोरू से कहता है, किकोरू, रेनो दी हारू ने कहा कि मैं बहुत बड़ा गधा हूँ। जो सुनकर किकोरू कहती है, तो क्या हुआ, सही तो बोला उन्होंने, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, आखिर बात क्या है। ये सुनकर काफका किकोरू की तरफ देखता है, लेकिन किकोरू काफका का चेहरा देखकर डर जाती है, क्योंकि इस टाइम पर काफका बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। और वो किकोरू को सबके मैसेज दिखाता है, जहाँ पर मैसेज में उसके सारे दोस्त उसकी परवाह कर रहे होते हैं। और इसीलिए मैसेज दिखाकर वो किकोरू से कहता है, देखो किकोरू, मैं कितना बड़ा गधा हूँ, यहाँ ये लोग मेरी इतनी परवाह कर रहे थे और मैं पागल ये सोचा था कि ये लोग मुझसे नफरत कर रहे होंगे। पर ये सुनकर किकोरू कहती है, हाँ यार, ये मैं भी जानती हूँ कि कोई भी तुमसे नफरत नहीं करता और सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, सब तुम्हें दोस्त मानते हैं। लेकिन फिर आगे किकोरू कहती है, अब चलो ये सब बंद करो और ट्रेनिंग पर चलो। अब इसके अगले सीन में हम सीधा काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर समुद्र की गहराई में होता है और उसके आसपास बहुत अंधेरा होता है। यहाँ हम काइजू नंबर 9 के फेस को देखते हैं, जो कि चीफ शिरोमिया जैसा होता है। और फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि असल में चीफ शिरोमिया अभी भी काइजू नंबर 9 से खुद के लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने अभी भी काइजू नंबर 9 को अपने ऊपर पूरी तरह से हावी नहीं होने दिया है। लेकिन यहाँ पर चीफ शिरोमिया कहते हैं कि अब वो इसे और नहीं रोक सकते और वो अपने दिमाग में इससे बहुत टाइम से फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वो उसे और नहीं रोक सकते हैं। और फिर इसके बाद ही हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से चीफ की बॉडी पर कंट्रोल कर चुका है। अब इसके अगले सीन में हम एक जंगल देखते हैं, जिस जंगल में एक बड़ा सा काइजू अचानक से अपीयर हो जाता है और ये जगह होती है नुमाटा सिटी। यहीं पर एक आदमी अपने कुत्ते के साथ होता है और वो जैसे इस काइजू को देखता है वैसे वो डर के मारे नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी से उस काइजू के बारे में डिफेंस फोर्सेस को अलर्ट कर देता है। इसके अगले सीन में हम सीधा एक ट्रेन को देखते हैं, लेकिन वो ट्रेन अचानक से रुकती है और ट्रेन के अंदर के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर क्या हो गया जो ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दी है। लेकिन इसके बाद ही हम ट्रेन के ड्राइवर को देखते हैं, जो कि अपने सामने किसी चीज को देखकर हक्का बक्का हो जाता है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि उस ट्रेन के सामने एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर है, जो कि देखने में एक ब्लैक रेक्टेंगल जैसा है और उसके ऊपर कई सारे चेहरे बने हुए हैं और इस टाइम पर वो बीच हवा में फ्लाई कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर इस मॉन्स्टर को देखकर ये ट्रेन का ड्राइवर भी जल्दी से डिफेंस फोर्सेस को फोन करता है एंड वो डिफेंस फोर्सेस को बताता है कि अभी अभी शोनान शिंजुकू ट्रेन लाइन पर एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखा है। अब इसके अगले सीन में हम शिबुया को देखते हैं, जो कि टोक्यो शहर के अंदर है और यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि यहाँ बीच सड़क पर अचानक से एक मॉन्स्टर अपीयर होती है और यहाँ से भी डिफेंस फोर्सेस तक जल्दी से इन्फॉर्मेशन जाती है कि टोक्यो के शिबुया के अंदर एक अजीब सा ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर देखा गया है। इसके अगले सीन में हम चिगासाकी शहर को देखते हैं, जहाँ के बीच एरिया पर एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके सामने से अचानक से समुद्र के अंदर से मछलियां बाहर निकल रही हैं और वो उड़ते हुए सीधा जमीन पर गिर रही हैं और अचानक से मछलियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उन्हें अपने हाथ में रखे सर्फबोर्ड से खुद को बचाना पड़ जाता है। लेकिन तभी वो दोनों सामने देखते हैं और उन्हें दिखता है कि उनके सामने मछली जैसे मुंह वाला एक बड़ा सा मॉन्स्टर है और उसके मुंह खोलने पर समुद्र के अंदर से सारी मछलियां निकलकर उसके मुंह में जा रही हैं। इसके अगले सीन में हमें एक हाईवे दिखाया जाता है, जिस हाईवे पर कई सारी गाड़ियां चल रही होती हैं, लेकिन अचानक से रोड पर एक बड़ा सा काजू आता है, जो कि रोड पर भागने लगता है। इसके बाद ही हमें सोडेगोरा सिटी दिखता है, जहाँ पर कई सारे बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स रखे होते हैं, लेकिन यहाँ के वर्कर्स को पता लगता है कि किसी ने इन सारे ऑयल टैंक्स पर बड़े बड़े छेद कर दिए हैं और इसके अंदर से सारे ऑयल को गायब कर दिया है और ऐसा लगातार काफी बार हो रहा है। इसके अगले सीन के अंदर हम होकुटो सिटी देखते हैं, जहाँ पर कई सारे टूरिस्ट पहाड़ों पर घूमने आते हैं, लेकिन ये सब लोग ये नोटिस करते हैं कि यहाँ के पहाड़ों पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, ऐसे गड्ढे जो इंसानों के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है और इसीलिए ये लोग भी जल्दी से इस बारे में डिफेंस फोर्सेस को बताते हैं। हालांकि इन सारे मॉन्स्टर्स को लेकर अजीब बात ये होती है कि कुछ टाइम बाद ये सारे मॉन्स्टर्स जल्दी से डिसअपीयर हो जाते हैं और इनके बार बार अपीयर होने से किसी भी ह्यूमन को खास नुकसान नहीं होता है। अब इसके अगले सीन के अंदर हम अरिया के कोस्टल बेस को देखते हैं, जो कि यूनिट 1 का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग करते हैं और मीटिंग के अंदर वो सब ये सोचने लगते हैं कि आखिर पूरे देश में हो क्या रहा है। अलग अलग शहरों के अंदर कई सारे काइजूस को देखा जा रहा है, लेकिन इन सब में से कोई भी काइजू नॉर्मल नहीं है और अब इसी तरह से पूरे देश में से 14 ऐसे केस आ चुके हैं जहाँ पर अलग अलग शहरों में ऐसे अजीब मॉन्स्टर्स देखे गए हैं। लेकिन हाँ, सब जगह से यही खबर आई है कि जैसे ट्रूप मेंबर्स के डिफेंस फोर्सेस उन तक पहुंचते हैं उससे पहले वो सारे मॉन्स्टर्स वहाँ से निकल गए हैं, जिसका मतलब यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि ये सारे मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट भी बहुत है। ये बात सुनकर इसी मीटिंग में वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है कि ये सब कुछ पक्का काइजू नंबर 9 ही करवा रहा है। लेकिन ये बात सुनकर उनमें से एक सीनियर ऑफिसर कहता है, वाइस कैप्टन सोशिरो, अगर ऐसी बात है तो हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, मुझे हमारी तैयारी की सारी रिपोर्ट चाहिए। ये बात सुनकर वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है, यस सर। और फिर ये बोलकर वो अपनी डिस्प्ले हाथ में उठाता है एंड वो सभी सीनियर ऑफिसर से कहता है, सर हमने भीड़ भाड़ वाली जगहों को खाली करने के लिए और बेहतर सिस्टम बना लिए हैं। इसके अलावा हम कई सारे पावर प्लांट्स बना रहे हैं और तो और सिविलियंस को तकलीफ ना हो उनके लिए हम बहुत सारे शेल्टर्स भी बना रहे हैं, जहाँ पर वो लोग काइजू से छुप कर रह सकते हैं। हालांकि हमने दूसरे देशों से भी मदद मांगी है, लेकिन अभी अचानक से उन सब से मदद मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसके बाद ही यूनिट 1 का वाइस कमांडर हासेगावा खड़ा होता है और वो दीवार की डिस्प्ले ऑन करते हुए सबसे कहता है कि यूनिट 1 के कमांडर जैन अरुमी मॉन्स्टर नंबर 1 के सूट को यूज करते हैं और अभी के टाइम पर हमने उनके सूट को पूरी तरह से अनलीश कर दिया है, इसीलिए वो अपनी पावर्स को 100% पर यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा काइजू नंबर 3 का सूट, काइजू नंबर 5 का सूट और काइजू नंबर 7 का सूट, ये भी हम सबके लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने इन सारे सूट्स के यूजर को भी ढूंढ लिया है। हालांकि हम इस बारे में विचार कर रहे हैं कि हम जितने भी ट्रूप मेंबर्स को नंबर्ड काइजूस के सूट देंगे उन सबको हमें बैटल में एक साथ भेजना चाहिए या फिर अलग अलग भेजना चाहिए। पर इन सारी बातों को सुनकर डिफेंस फोर्सेस का नया चीफ कहता है, आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने पूरे डिफेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और इन सभी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए हम सारे डिफेंस फोर्सेस की पावर्स को
यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सारे मॉन्स्टर्स में ऐसे मॉन्स्टर्स भी हैं जिनमें से एक ने इसाओ शिनोमिया को मार दिया था, और हम सब ये जानते हैं कि वो कितने पावरफुल थे। और इसीलिए मुझे तो इसी बात का डर लग रहा है कि ऐसे मोस्ट पावरफुल काइजूस और ना जाएं, क्योंकि अगर ऐसे कई सारे पावरफुल काइजूस सामने आ गए तो फिर पूरे डिफेंस फोर्स की पावर्स भी उन्हें हराने के लिए काफी नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पर हमारा देश सबसे बड़े खतरे में होगा। इसके बाद ही हम फिर से चीफ शिनोमिया को देखते हैं, जो कि अब धीरे से कहते हैं कि अब मेरे मन से मेरी सारी यादें मिटती जा रही हैं और अब तो मैं अपने बारे में भी भूलता जा रहा हूँ। इसीलिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि अब मैं सब कुछ तुम सबके भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। इसीलिए नारुमी, मीना, सभी यंग वॉरियर्स और हाँ तुम भी काफका हिबिनो, अब पूरा भविष्य तुम सबके हाथों में है। इसीलिए अब तुम्हें ही हमारे देश को बचाना होगा। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब चीफ इसाओ शिनोमिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जिसका मतलब अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा डिवीजन 1 का बेस देखते हैं। यहाँ पर कीकोरू और जैन नारुमी दोनों साथ में होते हैं। जैन नारुमी कीकोरू को अपने साथ एक बेसमेंट में लेकर आते हैं और वहाँ पर वो उसे काइजू नंबर 4 का सूट दिखाते हैं, और उसी सूट को दिखाते हुए वो उससे कहते हैं कि आज से काफी साल पहले इस सूट को कीकोरू की मदर हिकारी शिनोमिया पहनती थी, और इस सूट को पहनकर उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा था। लेकिन कीकोरू, अब से इस सूट को तुम पहनोगी, और हाँ हमने सूट के साइज को तुम्हारे साइज का कर दिया है, इसीलिए आज से सूट तुम्हारा हुआ। ये सुनते कीकोरू अपने सूट वाले वेसल को टच करती है और वो धीरे से खुद से कहती है, पापा मैं आपका बदला लूंगी, और इसीलिए मम्मा मुझे अपनी स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे आपकी ताकत की जरूरत है। अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि अब 3 महीने बीत चुके हैं। इसके बाद ही हम टीवी पर एक न्यूज चैनल को देखते हैं, जहाँ पर न्यूज एंकर हमें बताता है कि यहाँ से ठीक 3 महीने पहले उन सारे अजीब अजीब मॉन्स्टर्स को देखा गया था और उन सबके दिखने की खबर पूरे देश से आई थी। लेकिन डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स उनमें से किसी को भी अब तक पकड़ नहीं पाए हैं। लेकिन हाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि उस टाइम के बाद से अभी तक ऐसी कोई भी घटना देखी नहीं गई है। इसके बाद ही हमें पता लगता है कि इस न्यूज को वही लेडी देख रही होती है जिस लेडी और उसकी छोटी बच्ची को रेनो और काफका ने बचाया था, और वो भी सेकंड वाले चैप्टर के अंदर। यहाँ पर इस लेडी की जो बेटी होती है वो जल्दी से एक स्केच बनाती है, जो स्केच काइजू नंबर 8 का होता है, और उसे अपनी मॉम को दिखाते हुए उनसे कहती है, मम्मी अगर काइजू नंबर 9 फिर से आता है तो अपना ही मॉन्स्टर मैन उसे हरा देगा। अब इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से यूनिट 1 को देखते हैं। यहाँ यूनिट 1 के बेस में कई सारे ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके ऊपर की छत हिलने लगी है। वो सोचते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, कहीं बाहर भूकंप तो नहीं आया है। लेकिन तभी दूसरा ऑफिसर सबको बताता है कि असल में ऊपर की तरफ कमांडर नारुमी और कीकोरू दोनों फाइट कर रहे हैं, और वो दोनों इस तरह की ट्रेनिंग रोज करते हैं। इसके बाद ही वो ऑफिसर्स आपस में ये भी बात करते हैं कि अब डिफेंस फोर्सेस के सारे सोल्जर्स को बैटल के लिए तैयार किया जा रहा है, और अभी बहुत जगहों पर ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। और सबसे खास बात तो ये है कि यूनिट 1 और यूनिट 3 दोनों ही अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को साथ मिलकर कर रहे हैं, इसीलिए जब भी बैटल होगा तो ये दोनों यूनिट्स मिलकर साथ में फाइट करेंगे। अब इसके बाद ही हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ही हम डिफेंस फोर्सेस के एक बीच के एरिया को देखते हैं। एंड यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूनिट 1 का वाइस कमांडर हासेगावा और यूनिट 3 की कमांडर मीना अशीरो दोनों मिलकर बहुत सारे ट्रूप मेंबर्स को तोप चलाने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। यहाँ पर हासेगावा सबसे कहता है कि जब भी हम किसी बड़े काइजू से फाइट करते हैं तो उस टाइम पर आप सबका काम सबसे मेन होता है, क्योंकि आप सबको दूर रहकर उन सारे काइजूस पर हमला करना होता है और उन्हें कमजोर करना होता है ताकि उन्हें खत्म किया जा सके। और इसीलिए मेरी एक बात हर कोई समझ ले कि आप सबके लिए सही निशाना लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बैटल के अंदर आपका निशाना गलत हो गया तो उससे आप ना सिर्फ काइजू पर अटैक करने में फेल हो जाएंगे, बल्कि उसके अलावा आप लोग अपने साथियों को ही घायल कर देंगे। और इसीलिए यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब इसके अगले सीन में हम काफका को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर वाइस कैप्टन सोशिरो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर वाइस कैप्टन के हाथों में एक बड़ा सा गद्दा होता है और वाइस कैप्टन काफका से कहते हैं कि वो उस पर अटैक करें, जिस पर काफका अपनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टाइल यूज करता है और तेजी से उस गद्दे के ऊपर पंच मारता है। काफका के इस पंच की वजह से वाइस कैप्टन सोशिरो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, और इसीलिए ये देखकर काफका भी खुश होता है। एंड वो वाइस कैप्टन सोशिरो से कहता है, क्यों वाइस कैप्टन, है ना मेरा घुसा दमदार। लेकिन तभी वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है, अब मेरी बारी। और फिर ये बोलकर वाइस कैप्टन गद्दे को सीधा काफका के हाथ में देता है और फिर वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद काफका गद्दे समेत ही उछलकर पीछे गिरता है। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो जाने लगता है और वो जाते हुए काफका से कहता है, काफका और ट्रेनिंग करो, अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। पर ये देखकर काफका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचता है कि उसने ट्रेनिंग कर करके खुद को इतना इंप्रूव किया है, लेकिन तब भी वाइस कैप्टन उसकी थोड़ी सी भी तारीफ नहीं कर रहा है। लेकिन तभी काफका को पता लगता है कि उसका लंच टाइम हो गया है, और इसीलिए वो जल्दी से अपना लंच लेता है और सीधा बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। छत पर आकर काफका ये सोचता है कि उसे आज कहाँ बैठना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से वो ये देखता है कि उससे थोड़ा सा दूरी पर मीना अशीरो बैठी है और वो भी छत पर बैठकर अपना लंच कर रही है। मीना को देखकर काफका ये सोचता है कि उसे भी मीना के बगल में बैठकर लंच करना चाहिए, लेकिन अगले पल काफका ये सोचता है कि मीना उसकी कमांडर है और इसीलिए अभी उसके बगल में बैठना उसके लिए ठीक नहीं होगा। एंड ये सोचकर काफका दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी काफका को आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो काफका, शर्माओ मत, मेरे पास आकर बैठो। ये सुनकर काफका धीरे से कमांडर मीना के बगल वाली बेंच पर बैठ जाता है, लेकिन काफका इस बात को सोचकर कंफ्यूज होता है कि उसे यहाँ पर क्या बात करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर कुछ टाइम बैठने के बाद काफका के मन में चुल उठती है और इसीलिए वो मीना के सामने बोलता है, तो क्या चल रहा है। जो सुनकर मीना कहती है, क्या चल रहा है, सब सही चल रहा है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे खेल कूद कर रहे हैं और सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बात को जानती हूँ कि ये बस तूफान के आने से पहले की शांति है, पर हाँ अगर हमारा मॉन्स्टर से सामना होता भी है तो मुझे यकीन है कि हम सब लोग मिलकर उन्हें हरा देंगे, क्यों, है ना काफका। ये सुनकर काफका जवाब देता है, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मतलब मैम, मतलब कमांडर। अब काफका की इन हरकतों को देखकर मीना को हंसी आ जाती है और इसीलिए वो काफका से कहती है, काफका इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम है और इसीलिए तुम यहाँ पर मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो। हालांकि इसके आगे मीना काफका से कहती है, काफका
काफका, तुम्हें याद है जब हम दोनों छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तब उस टाइम पर जब भी स्कूल में मॉन्स्टर्स का अलार्म बजता था तब तुम भागते हुए सबसे पहले मेरे पास आते थे। पर इस बात को सुनकर काफका कहता है, हाँ मुझे याद है, और मैं ऐसा इसीलिए करता था क्योंकि तुम हमारे काफका ट्रुप की वाइस कमांडर थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बचपन में काफका ने अपने स्कूल में एक ट्रुप बनाया था, जिस ट्रुप का इसने नाम रखा था काफका ट्रुप, और इसी ट्रुप में इसने खुद को कमांडर बनाया था और मीना को वाइस कमांडर। हालांकि इसके आगे काफका मीना से कहता है, मीना तुम मेरे ट्रुप की वाइस कमांडर थी और मैं कमांडर था, और इसीलिए एक सीनियर ऑफिसर होने की वजह से तुम्हारी चिंता करना मेरा फर्ज था। हालांकि इस बात को सुनकर मीना भी धीरे से हंसती है और वो काफका से कहती है, हाँ काफका, उस टाइम पर हम सब लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ हर जगह तुम हमारे काफका ट्रुप को लीड करते थे और तुम हम सबके कमांडर हुआ करते थे। हालांकि जब भी मॉन्स्टर्स का हमला होता था तो उसमें तुम्हें भी डर लगता था, लेकिन तब भी तुम मेरी तरफ देखकर स्माइल करते थे और मुझे हमेशा ही सेफ फील करवाते थे। पर ये सुनकर काफका हंसता है और वो मीना से कहता है, क्या मैं जब छोटा था तो मैं ऐसा करता था? सही में यार, मैं तो बहुत ही कमाल का बच्चा था। पर ये सुनते ही मीना काफका की तरफ देखती है और वो अपने मन में सोचती है, काफका तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बचपन से ही ऐसे हो, और इसीलिए उस दिन भी तुमने ताचिगावा बेस के अंदर हम सबको बचाया था। हालांकि इसके बाद ही मीना खड़ी होती है और वो काफका से बोलती है, काफका मुझे वाइस कैप्टन सोशिरो ने बताया कि तुम आगे भी जरूरत पड़ने पर काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होते रहोगे। हालांकि मैं तुम्हारे फैसले की कदर करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ और इसीलिए अब सब कुछ तुम्हें अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें याद होगा कि बचपन में हमने प्रॉमिस किया था कि हम इस दुनिया के सारे काइजूस को मार देंगे, और वो भी साथ मिलकर। जो सुनकर काफका मीना से कहता है, हाँ मीना मुझे वो प्रॉमिस याद है और इसीलिए हम लोग साथ मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को हराएंगे। हालांकि इन बातों के बाद ही मीना अशीरो वहाँ से चली जाती है। अब इसके अगले सीन में हमें शिनजुकू सिटी दिखती है। यहाँ पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि काफी टाइम से एक जगह पर खड़ी होती है और अपने फोन को चला रही होती है, लेकिन तभी उसे देखकर दो लड़के उसके पास आते हैं और वो उस लड़की को छेड़ते हुए उससे कहते हैं, हे बेब क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो? और वैसे वो जब तक आ नहीं जाता तब तक क्या तुम हमारे साथ कुछ खाने चलोगी? और वैसे अगर तुम्हारी दोस्त आ जाए तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकती है। वो लड़की इस बात को सुनकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं अपने सारे दोस्तों को अभी बुला लेती हूँ। और फिर ये बोलने के बाद ही जैसे हम उस लड़की की शक्ल देखते हैं वैसे हमें पता लगता है कि वो लड़की असल में एक मॉन्स्टर है और उसकी आंखें भी अब पूरी तरह से काली हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद ही वो धीरे धीरे करके खुद को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करती है और एक ही झटके में अपनी बॉडी से कई सारे ऑर्गन्स को निकालती है और आसपास के सारे लोगों को एक ही बार में मार देती है। तो दोस्तों आखिर ये सब क्या हो रहा है कि आखिर कौन सी मॉन्स्टर है जिसके पास काइजू नंबर 9 जैसी पावर्स हैं और इसने यहाँ पर एक ही झटके में इन सारे लोगों को मार दिया है? तो क्या इसका मतलब ये है कि इन सारे काइजूस ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है और आखिरकार इस बार काइजू नंबर 9 ने कितना बड़ा हमला प्लान किया है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार काइजू नंबर 9 सब कुछ तबाह करके काइजू एरा की शुरुआत कर दे? दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक, और वो है हमारा चैनल एनिमेवर्स। सो इसीलिए अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है और इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो आपको बस हमारे चैनल की अगली वीडियोस देखनी होंगी, जो वीडियोस बहुत ही जल्द आ जाएंगी। लेकिन हाँ, तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों ये थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी जिन्होंने भी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे चैनल में जाकर काइजू नंबर 8 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने इसकी मांगा की सारी वीडियोस को लाइन से डाल रखा है। सो इसीलिए आप जल्दी से जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स के अंदर इस बारे में जरूर बताना, और आप अगली वीडियो के लिए कितना एक्साइटेड है ये भी जरूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।